नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके पसंदीदा होम्योपैथिक यूट्यूब चैनल पे। मैं डॉक्टर विपुल कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं और यहाँ पर हम बात करते हैं होम्योपैथी और होलिस्टिक उपचार के बारे में। आज हम एक बहुत ही रोचक और दिलचस्प विषय पे बात करने वाले हैं। थंबनेल तो आपने देख ही लिया है। जी हाँ, हम आज बात करने वाले हैं एनाकार्डियम ओरिएंटल की पर्सनैलिटी के बारे में। तो अगर आप होम्योपैथी में नए हैं तो चिंता मत करिए, मैं आपको इसके मानसिक और भावनात्मक पहलुओं से परिचित कराऊंगा और आपको ये वीडियो देखने के बाद में क्लियरली समझ में आएगा कि कैसे कंडीशन में हम एनाकार्डियम ओरिएंटलिस को अच्छी तरह से अप्लाई कर सकते हैं, किस तरह के ये लोग होते हैं, किस तरह के इनका थिंकिंग पैटर्न होता है। ये आज आपका इस वीडियो को देखने के बाद में डाउट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए बिना किसी तरह के हमारा डिस्कशन शुरू करते हैं। दोस्तों, तो सबसे पहले हम एनाकार्डियम की बात करते हैं। यह वो दवा है जो काजू के पेड़ से बनाई जाती है। जी हाँ, काजू कैश्यू। तो इसका साइंटिफिक नेम एनाकार्डियम ऑक्सीडेंटल करके भी होता है। हम इसे एनाकार्डियम ओरिएंटल करके भी बुलाते हैं, लेकिन ये ऑल इन ऑल काजू के इस पौधे से हम ये दवा बनाते हैं। और मेनली हम आज के इस वीडियो में इसके शारीरिक गुणों के बारे में बात नहीं करेंगे, मेनली हम बात करेंगे मानसिक और भावनात्मक व्यक्तित्व के बारे में। तो चलिए जानते हैं कि एनाकार्डियम किस प्रकार के व्यक्तियों के लिए उपयुक्त है और यह मानसिक और शारीरिक रूप से किस प्रकार से कार्य करता है, ये भी आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो एनाकार्डियम एक ऐसी होम्योपैथिक दवा है जो मुख्य रूप से गहरी भावनात्मक स्थितियों को ठीक करने के लिए जिसका इस्तेमाल किया जाता है। और बहुत से लोग इसको निसंकोच यूज करते हैं स्प्लिट पर्सनैलिटी जैसी गंभीर बीमारी के लिए, या फिर जिन्हें बहुत ज्यादा भूल जाने की बीमारी है ऐसी कंडीशन के लिए, जिसे हम एमनेशिया कहते हैं, या फिर शिजोफ्रेनिया जैसी जो गंभीर समस्या है, इसमें भी हम एनाकार्डियम मोस्ट फ्रीक्वेंटली होम्योपैथी के अंदर यूज करते हैं ऐसे रोगियों के अंदर। तो जिन लोगों के अंदर बहुत ज्यादा आत्म संकोच हो, भ्रम हो या आंतरिक संघर्ष हो, ऐसे लोगों के अंदर हमें यह दवा खासकर इंडिकेटेड देखने को मिलती है। यह उन लोगों के लिए उपयोगी होता है जो खुद को एक जैसे दो विरोधी भावनाओं के बीच में फंसा हुआ महसूस करते हैं। आप खुद ही सोच सकते हैं, एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी भावनाओं या मूल्यों से असंबद्ध महसूस करता हो, जो निर्णय लेने में कठिनाई महसूस करता हो, एनाकार्डियम ऐसे व्यक्तियों के लिए बहुत ज्यादा प्रभावी साबित होता है। इसमें ये उठता है कि ये दो तरह की पर्सनैलिटी एक ही व्यक्ति के अंदर किस तरह से निर्माण हो जाती है। तो ये आप एक उदाहरण के तौर पे देख सकते हैं, जैसे कोई बच्चा हो जिसके ऊपर बचपन से ही बहुत ज्यादा उनके पेरेंट्स स्ट्रिक्ट रहे हो और उन्होंने बहुत ज्यादा खुद के मूल्य उसके ऊपर डालने की कोशिश की हो, थोपने की कोशिश की हो, और उसको किसी तरह का कोई डिसीजन लेने नहीं दिया हो, कोई छोटे से छोटा डिसीजन भी उसे नहीं लेने दिया हो, तो वो जो बच्चा है वो थोड़ा सा संभ्रमित अवस्था के अंदर हमें देखने को मिलेगा, ठीक तरह से डिसीजन नहीं ले पाएगा। और इन सभी इम्पोजिशन की वजह से उसका जो आत्मविश्वास है वो हमें बहुत ज्यादा कम होता हुआ देखने को मिलता है। और यहाँ तक कि कई मैंने पेरेंट्स देखे हैं जो बच्चों को उसकी चॉइस के कपड़े भी नहीं पहनने देते, कपड़े भी खुद के चॉइस के पहनाते हैं। तो आप ही सोच सकते हो कि उसके आत्मविश्वास का क्या ही हाल होता होगा। पेरेंट्स जो बताते हैं वो डिसीजन वो काम नहीं करता है तो उसको बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट पनिशमेंट मिलती है। तो वो उसके ऊपर प्रेशर रहता है कि पेरेंट्स की जो एक्सपेक्टेशन है उसको वो फुलफिल करे। तो ये एक प्रेशर के अंदर हमें हमेशा एनाकार्डियम ओरिएंटलिस का रोगी देखने को मिलता है। तो वो क्या करता है, वो उस बच्चा उन पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से रहना शुरू कर देता है और पूरा एक एंजल जैसा होता है उस तरह से वो रहना शुरू कर देता है, बिल्कुल किसी फरिश्ते की तरह रहता है, कोई गलती नहीं करता है, बहुत हर काम उसका परफेक्ट होता है। उसकी स्कूल में भी तारीफ होती है, बाहर दोस्तों में भी तारीफ होती है, यार कितना अच्छा लड़का है। लेकिन वो इस तरफ ख्याल नहीं देते हैं पेरेंट्स की उसका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो पूरी तरह से यहाँ पे चले जाता है और वो अंदर ही अंदर नर्वस बनते चल जाता है। और इसी की वजह से वो डिसीजन भी नहीं ले पाता है, और जब डिसीजन लेने की कोशिश करता है तो उसको काफी ज्यादा डांट पड़ती है, पनिशमेंट मिलती है। अब ये जो डोमिनेशन है इसके पर्सनैलिटी के ऊपर, जो बच्चे के पर्सनैलिटी के ऊपर हुआ है, वो एक हद तक तो चल जाता है, बच्चा सह लेता है। लेकिन ये अगर कंटिन्यू रहता है और उसको बिल्कुल भी कोई डिसीजन ही नहीं लेने दिया जाता है, तो एक स्टेज आती है जहां पे वो रिएक्ट करना शुरू कर देता है, इस सिचुएशन को रिएक्ट करेगा और
इसका जो रिएक्शन रहेगा वो पूरी क्रुएल्टी से करेगा, पूरी तरह से मैलिस उसके अंदर हमें देखने को मिलेगा। वो ये नहीं देखेगा कि कोई काम वो कर रहा है सही कर रहा है या गलत कर रहा है, लेकिन बदले की भावना उसके अंदर हमें देखने को मिलेंगी और एंटी सोशल बिहेवियर उसके अंदर हमें डेवलप होता हुआ देखने को मिलेगा। तो अक्सर ऐसे बच्चे जो बचपन में तो बहुत अच्छे थे, बहुत सीधे थे, कहते थे पेरेंट्स और उनके आसपास के रिश्तेदार कि यार इसके जैसा तो कोई लड़का नहीं था, लेकिन एक सर्टेन एज के आने के बाद में जब वो एकदम से उनकी पर्सनैलिटी विपरीत हो जाती है, तो यहाँ पे ये दवा का काम हमें देखने को मिलता है। तो एंटी सोशल बिहेवियर उनके अंदर हमें देखने को मिलता है और कई बार तो उनके अंदर बहुत ज्यादा हमको ओवर कॉन्फिडेंस भी देखने को मिलता है। मतलब गलत काम करने का ओवर कॉन्फिडेंस कि भाई मेरे कुछ नहीं होगा, इतना ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस भी इनके अंदर हमें देखने को मिलता है। और दोनों ही चीजें हमें एनाकार्डियम के अंदर ही देखने को मिलती है। एक जगह जहाँ पे वो ओवर कॉन्फिडेंट हो रहा है तो बहुत ही ज्यादा क्रूएल हो रहा है, और एक जगह जहाँ पे वो माँ बाप की सुन रहा है और कंफ्यूज स्टेट में है कि मैं क्या करूं, मैं तो डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ, तब वो पूरा उनके बोलने में रहता है। और वहां पे तो वो इतना ज्यादा सौम्य होता है कि वो एक मच्छर को भी नहीं मार सकता, मच्छर चींटी भी यदि उसे काटे तो उसको नहीं मार सकता। तो ये दोनों चीजें हमको एक ही पर्सन के अंदर हमें देखने को मिलती है। तो स्प्लिट पर्सनैलिटी जैसे सिम्टम्स हमें एनाकार्डियम के अंदर देखने को मिलते हैं। तो दो साइड्स हमें एनाकार्डियम के अंदर देखने को मिलता है। हम कह सकते हैं कि एक ऐसा रोगी जिसके एक कंधे पे तो फरिश्ता बैठा है और दूसरे कंधे पे शैतान बैठा है। एक फरिश्ता उसके कान में बोल रहा है कि अच्छा काम कर, और शैतान उसके कान में कह रहा है कि नहीं तू ये मत कर, तू उल्टा काम कर। तो इस तरह की पर्सनैलिटी हमें एनाकार्डियम के अंदर देखने को मिलता है। एक तरफ जहाँ पे फरिश्ते की जब वो बात सुनता है तो बहुत ही ज्यादा ओबीडियंट होता है, बहुत ही काम पूरा उसका ऑर्डरली होता है, फटाफट काम करेगा, और जब तक काम नहीं होगा, जब तक चीजें प्रॉपर प्लेस पे नहीं रखेगा तब तक के वो रेस्ट नहीं लेगा। लेकिन वही जब वो शैतान की बातें सुनता है तो वो बहुत ज्यादा वायलेंट होता है, क्रूअल होता है, मैलिशियस होता है, और खुद के ऊपर ही उसको घृणा आती है कि यार मैं ऐसा कैसा हूँ, और इसकी वजह से वो कई बार इमोरल भी हो जाता है। तो ये दोनों ही चीजें हमें देखने को मिलती है। और जब शैतान की बातें ज्यादा सुनता है तो उसके मन में सुसाइडल और होमिसाइडल थॉट्स भी आते हैं कि मैं आत्महत्या कर लूं या किसी को मार डालूं, इस तरह के थॉट्स हमें देखने को मिलता है। और ऐसे कंडीशन में वो बहुत सी बार अब्यूजिव देखने को मिलता है, गाली गलौज करने को आगे पीछे नहीं देखने को मिलेगा, कसमें उसमें खाते रहेगा और बहुत ही ज्यादा जिद्दी रहेगा, लोगों की कंपनी अवॉइड करेगा। इस तरह की पर्सनैलिटी हमें देखने को मिलता है। और ये जो दोनों पर्सनैलिटीज होती है एनाकार्डियम की, ये एक दूसरे के अपोजिशन में हमें काम करते हुए देखने को मिलती है। और वो हमेशा इस भ्रम में रहता है कि मैं मेरे फरिश्ते की सुनूं या मैं मेरे शैतान की सुनूं। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है। एनाकार्डियम वो वाइफ भी हो सकती है जो किसी ऐसे पति की बीवी है जो बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है, आयरन फिस्ट से वो रूल करता है और किसी चीज का डिसीजन उसको लेने नहीं देता है। और इसीलिए वो जो पत्नी है उसका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे कम हो जाता है, कंफ्यूज सी वो रहती है, उसके अंदर दो व्हील्स रहते हैं और हमेशा डल रहती है, एब्सेंट माइंडेड रहती है, घर के काम में उसका मन नहीं लगेगा। उसको कोई बात किसी ने बोल दी, कोई काम किसी ने बोल दिया तो वो याद उसे नहीं रहेगा। और कई बार तो वो बच्चों जैसा बिहेव करेंगी, इडियोटिक गलतियां करेंगी। ये सब चीजें हमें देखने को मिलता है। ये लैक ऑफ कॉन्फिडेंस और फियर की वजह से देखने को मिलता है, जो उसके पति ने उसके ऊपर एक स्ट्रिक्टनेस डाली है, उसकी वजह से उसके अंदर डेवलप होता है। और इस फियर की वजह से कई बार तो वो उसकी थिंकिंग इतनी पैरालाइज हो जाती है कि उसको कुछ नहीं समझता है। ऐसा लगता है जैसे एग्जाम में जाने के पहले कैसे ब्लैंक हो जाते हैं, उस तरह ब्लैंक हो जाती है कई बार ऐसी लेडी। तो ये चीज हमको एनाकार्डियम के अंदर देखने को मिलता है। तो एनाकार्डियम आप टेक्स्ट बुक में भी देखोगे तो ये एक ऐसी मेडिसिन है जो जानी जाती है अपने क्रूएल्टी के लिए, बहुत ही ज्यादा क्रूरता के लिए, और किसी चीज को नहीं सोचने वाले, मोरल फीलिंग कम होने वाले लोग, ऐसे हम एनाकार्डियम हमें टेक्स्ट बुक के अंदर डिस्क्राइब देखने को मिलते हैं। लेकिन साथ ही साथ हमें ये ख्याल में रखना है कि जब उसकी दूसरी पर्सनैलिटी के अंदर वो होता है तब वो एक चींटी भी नहीं मार सकता है। तो सिर्फ क्रूएल नहीं होता है, उतना ही ज्यादा कंपैशनेट भी हमें ये पेशेंट देखने को मिलता है, जो आत्म संकोच और आंतरिक द्वंद से जूझते हैं। यह दवा उस संघर्ष को संबोधित करती है जिसमें व्यक्ति खुद को दो विरोधी ताकतों के बीच में फंसा हुआ पाता है। कभी कभी यह अच्छाई और बुराई के बीच में होती है, कभी सही और गलत, या फिर कभी खुद के सम्मान और खुद के घृणा के बीच के द्वंद के अंदर ऐसे लोग हमें फंसे हुए देखने को मिलते हैं। और कई बार ये लोग ऐसा महसूस करते हैं कि उनके भीतर से एक आवाज आ रही है जो कहती है कि तुम कर सकते हो,
और एक और ऐसी आवाज उनके अंदर से आती है कि यार तू कुछ जिंदगी में कर नहीं सकेगा। तो ये दोनों आवाजें ऐसे व्यक्तियों को अक्सर सुनाई देती है और उस द्वंद के अंदर हमें ये लोग फंसे हुए देखने को मिलते हैं। तो ऐसे व्यक्तित्व वाले लोगों के अंदर हमें ये दवा काफी अच्छी तरह से काम करती हुई देखने को मिलती है। अब जानते हैं उन सामान्य लक्षणों के बारे में जो हम एनाकार्डियम के रोगी के अंदर देखते हैं। जैसे कि सबसे पहला, बहुत ज्यादा निर्णय लेने में परेशानी हमें देखने को मिलता है। हर छोटा छोटा निर्णय लेने में भी उनको असमर्थता महसूस होती है और चिंता और उलझन का अनुभव वहां पे वो करते हैं। दूसरा, इनके अंदर हमें बहुत ज्यादा मानसिक भ्रम देखने को मिलता है और उनके जो विचार होते हैं वो काफी अस्पष्ट और धुंधले से हमें देखने को मिलते हैं। तीसरा, इनके अंदर हमें इच्छा शक्ति की बहुत ज्यादा कमी देखने को मिलती है। ये साधारण से कार्य भी पूर्ण करने की ऊर्जा या शक्ति इनके अंदर नहीं होती है, इच्छा शक्ति ही नहीं होती है। चौथा, दोहरी पहचान ये खुद के अंदर महसूस करते हैं। जो एक ही समय दो अलग अलग व्यक्तित्वों के रूप में खुद को महसूस करते हैं, ऐसे लोगों के अंदर हमें ये दवा काफी अच्छी तरह से इंडिकेटेड देखने को मिलती है। एक व्यक्तित्व यानी एक हिस्सा उसे कहता रहता है कि वो बहुत ज्यादा आत्मविश्वासी है, हर काम पूरी तरह से ठीक तरह से कर लेगा, और दूसरा जो हिस्सा होता है वो काफी कमजोर और असुरक्षित महसूस करता है और उसे ऐसा लगता है कि वो कल कोई काम पूरी तरह से नहीं कर पाएगा। पांचवी चीज, इसके अंदर हमको दबाई भी क्रोध और निराशा बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। वो गुस्से को अंदर दबा कर रखते हैं और एक स्टेज आती है जहाँ पे वो बहुत ज्यादा आक्रामक हो जाते हैं, या फिर हम कह सकते हैं पैसिव एग्रेसिव तौर पे इनका बिहेवियर हमें देखने को मिलता है। इंटरेस्टिंग जो लक्षण है वो है क्लेर ऑडियंट यानी वो व्यक्ति जो ये दावा करते हैं कि उन्हें आत्माओं की आवाज आती है, आत्माओं की आवाज वो सुन सकते हैं, मरे हुए व्यक्तियों से बात कर सकते हैं। तो एनाकार्डियम ऐसे लोगों के अंदर हमें इंडिकेटेड देखने को मिल सकती है। इसके अलावा जैसे मैंने बताया, ये अनसोशल होते हैं, एंटी सोशल होते हैं, न्यूरोटिक होते हैं, बहुत ज्यादा शकी स्वभाव के लोग हमें देखने को मिलते हैं, और छोटी छोटी बात पे बुरा मानने वाले लोग हमें एनाकार्डियम के देखने को मिलते हैं। ये खाना इसलिए नहीं खाते हैं कि इनको लगता है कि कोई मुझे जहर खिला के मारना चाहता है। कई बार इस वजह से ये खाना नहीं खाते हैं। सडनली किसी का नाम भूल जाएंगे, चलते फिरते ही घर के व्यक्तियों का नाम भूल जाएंगे, घर की गली का नाम भूल जाएंगे, और बहुत देर तक के इस तरह से एब्सेंट माइंडेड हमें ये लोग देखने को मिलते हैं। काम करने की इच्छा इनके अंदर हमें देखने को नहीं मिलती, इच्छा शक्ति की कमी काम करने को लेकर इनके अंदर हमें देखने को मिलती है। कई बार इनके अंदर इस तरह का कंफ्यूजन होता है कि इनका जो हस्बैंड है, इनका जो पति है वो इनका पति नहीं है, या मेरा जो बच्चा है वो मेरा बच्चा नहीं है। इस तरह के ड्यूअल माइंड भी हमें इनके अंदर अक्सर देखने को मिलते हैं। तो ये थी हमारी आज की दवा एनाकार्डियम। आशा करता हूँ ये जो मैंने जानकारी यहाँ पे दी ये आपको पसंद आई होंगी। इसी तरह के इंटरेस्टिंग और होम्योपैथी से रिलेटेड वीडियोस के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहे। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी की इजाजत चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।